आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे बाइनोकुलर विजन रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम लोग। और बाइनोकुलर विजन में जनरली हम लोग आज पढ़ेंगे AC बाई ए रेशियो, उसका रिलेशन कैसा होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, इसका रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस क्या होता है? Accommodative convergence is a convergence of the eyes that occurs automatically when accommodation is happening. बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम लोग एकोमोडेशन कर रहे हैं, हम लोग का आई का अंदर में जो मसल्स है, जब उसमें स्टिमुलेशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग का कन्वर्जेंस भी हो रहा है। उसी चीज को बोला जाता है एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस। क्यों हो रहा है ये, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हम लोग को जो बाइनोकुलर सिंगल विजन मेंटेन करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो देख रहे हैं वो सिंगल मेंटेन रहा है, उसके लिए हम लोग को एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस हो रहा है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि नियर फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है ये। और उसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये न्यूरोलॉजिकल लिंकिंग रहता है एकोमोडेशन के साथ कन्वर्जेंस का। तो ये न्यूरोलॉजिकल लिंकिंग की वजह से जब भी हम लोग एकोमोडेट कर रहे हैं उस टाइम पे कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एसी बाई रेशियो कैलकुलेशन दो मेथड से जनरली होता है, एक होता है हेटेरोफोडिक मेथड और एक होता है ग्रेडियंट मेथड। हेटेरोफोडिक मेथड में हम लोग देख सकते हैं कि एसी बाई ए रेशियो इज इक्वल टू पीडी, जो होता है पीडी को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ प्लस होता है नियर डेविएशन माइनस डिस्टेंस डेविएशन डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस से आप कर रहे हैं। मान के चलो आप 30 सेंटीमीटर से हम नियर के लिए देख रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो या 33 करेंगे तो 3 डायोप्टर मिलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे 5.7 है, 5.7 तुम्हारा 57 mm आईपीडी होता है, प्लस तुम्हारा अगर नियर डिस्टेंस के लिए तुम्हारा मान के चलो कि एक इसोफोरिया है 36 का, तो इसोफोरिया 36 हुआ, माइनस डिस्टेंस के लिए तुम्हारा इसोफोरिया है 30, तो -30 हुआ, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे क्योंकि हम लोग 33 सेंटीमीटर में चेक कर रहे थे नियर फोरिया, तो 3 हो गया, तो इक्वल टू हो जा रहा है 7.7 एसी बाई रेशियो हो जा रहा था। जब भी हम लोग चेक कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग चेक करना जरूरी है कि इसो डेविएशन के लिए पॉजिटिव पावर रखेंगे और एक्सो डेविएशन के लिए हम नेगेटिव पावर रखेंगे। जनरली क्या होता है, जब जब इक्वल डेविएशन होता है डिस्टेंस और नियर के लिए तो एसी बाई रेशियो नॉर्मल होता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 और 30 ऑलमोस्ट इक्वल डेविएशन है, बट जब कैलकुलेट किए तो हम पता चला कि ये हाई एसी बाई रेशियो में आ रहा था। तो हमेशा कैलकुलेट करके ही एजम्पशन करना जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 4:1 होता है एसी बाई रेशियो का। सेकंड हम लोग आ जा रहे थे ग्रेडियंट मेथड में। ग्रेडियंट मेथड क्या होता है? ग्रेडियंट मेथड पे यहाँ पे चेंज नहीं करते हम लोग वर्किंग डिस्टेंस को, वर्किंग डिस्टेंस सेम रहता है, व्यूइंग डिस्टेंस जो रहता है सेम रहता है। तो यहाँ का कैलकुलेशन के लिए एसी बाई रेशियो इज इक्वल टू तुम्हारा प्रिज्म 1 माइनस प्रिज्म 2। ठीक है, तो प्रिज्म 1 मतलब डेविएशन आफ्टर लेंस माइनस डेविएशन विदाउट लेंस, कितना डेविएशन हो रहा था उसको डिवाइडेड बाय द जो लेंस का यूज कर रहे थे उसका पावर कितना था, उसी के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट मेथड में। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सोफोरिया है तुम्हारा 2 प्रिज्म डायोप्टर का, एक्सोफोरिया है तुम्हारा विदाउट लेंस का, और विथ लेंस तुम्हारा इसोफोरिया हो जा रहा था 8। और कितना लेंस दिए थे हम लोगों ने लेंस दिया था 2 डायोप्टर का लेंस दिए थे। तो उसको कैलकुलेट करके हम लोगों को पता चल गया कि 8 माइनस ब्रैकेट में -2 दे दिए। -2 क्यों दिया हम लोगों ने? क्योंकि ये तुम्हारा जो एक्सोफोरिया हुआ इसीलिए -2 दिए, डिवाइडेड बाय 2 किए तो कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था, तो मतलब 5 एसी बाई रेशियो हो गया। यहाँ पे 5 मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल के लेवल पे है। तो ग्रेडियंट मेथड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? रीजन यही है कि एसी बाई रेशियो मोर एक्यूरेटली एस्टिमेट करता है। उसके साथ साथ तुम्हारा जो प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस को इंड्यूस नहीं करता ये, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस डिस्टेंस में हम लोग चेक नहीं कर रहे थे, हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग चेक कर रहे थे उसका डेविएशन कितना हो रहा था विद द लेंस। लेंस हम लोग एडेड लेंस दे रहे थे, उस एडेड लेंस को डिवाइडेड करने से ग्रेडियंट मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे पावर एसी बाई रेशियो निकल के आ जा रहा था। ये दोनों का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एकोमोडेशन चेंज विद द लेंसेस तुम्हारा ग्रेडियंट मेथड में हो रहा था। हेटेरोपोडिक मेथड में क्या हो रहा था? एकोमोडेशन चेंजेस बाय द डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए अलग एकोमोडेशन था, नियर के लिए अलग एकोमोडेशन था। तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा था, और ग्रेडियंट मेथड में क्या हो रहा था? लेंसेज के थ्रू चेंजेस हो रहा था। व्यूइंग डिस्टेंस ग्रेडियंट मेथड में कांस्टेंट रहता है, बट हेटेरोपोडिक मेथड में हमें ऐसे ये पता चल रहा है हम लोग व्यूइंग डिस्टेंस चेंज होता है, और मोर एक्यूरेट होता है ग्रेडियंट मेथड क्योंकि व्यूइंग डिस्टेंस डिफरेंस नहीं होता है इसीलिए। और हेटेरोपोडिक मेथड में क्या होता है? यूजुअली स्लाइटली हायर एसी बाई रेशियो आ जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये एक ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि रिलेशनशिप बता रहा है एकोमोडेशन के साथ एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस का। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लस एंड माइनस वैल्यू जो प्लेस कर रहा था डिफरेंट फिक्सेशन डिस्टेंस के लिए प्लेस कर रहा था। जैसे यहाँ पे जब हम लोग -2 ऐड कर रहे थे उस टाइम पे उसका कितना ये हुआ, कितना एसी बाई रेशियो हुआ, और -8 ऐड करने से कैसे एसी बाई रेशियो हाई हो जा रहा था। तो इसी तरीके से इस ग्राफ से हम लोग को पता चल रहा है कि एकोमोडेशन के साथ साथ ये प्रिज्म डायप्टर एट 33 सेंटीमीटर में बता रहा है और प्रिज्म डायप्टर ऑफ कन्वर्जेंस बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोग का डायप्टर की वैल्यू इंक्रीज हो रहा था उसी हिसाब से हम लोग का जो कन्वर्जेंस का एबिलिटी वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। उसके साथ साथ एकोमोडेशन भी जरूरत जो था, एकोमोडेशन को चेंज करने का जो जरूरत है, एकोमोडेशन कितना यूज हो रहा था वो भी इस ग्राफ के थ्रू दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हिस्टोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एसी बाई रेशियो बायोलॉजिकल वेरिएबल्स, जहाँ पे नॉर्मली जो एसी बाई रेशियो नॉर्मल कार्ब जो दिखा रहा था वो 3 to 4 के आसपास नॉर्मल कार्ब दिखा रहा था। और ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि लो एसी बाई रेशियो है या तो हाई एसी बाई रेशियो है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्ब का। तो एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस रिलेटेड कैसा होता है, ये तुम्हारा जो रिलेशन होता है एक रिलेट होता है एक के साथ, बट ये एक दूसरे को मॉडिफाई के बिना भी रह सकता है। जैसे कि द रिलेशनशिप इज नोन एज अ रिलेटिव एकोमोडेशन एंड रिलेटिव कन्वर्जेंस। रिलेटिव एकोमोडेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर में वो डिपेंड कर रहा था। अच्छा, ये जो इनेट रिलेशनशिप है वो कैसे हम लोग देख सकते हैं? स्टडीज में सजेस्ट कर रहा है कि अर्ली इन्फेंसी में कन्वर्जेंस थोड़ा सा जल्दी डेवलप होता है रादर देन एकोमोडेशन, क्योंकि एकोमोडेशन अंदर वाला एक्स्ट्राकुलर इंट्राकुलर मसल्स की वजह से हो रहा था और कन्वर्जेंस किसकी वजह से हो रहा था, एक्स्ट्राकुलर मसल्स की वजह से हो रहा था। और एसी बाई रेशियो तुम्हारा चेंजेस हो रहा था, स्टेबल रह रहा था चाइल्डहुड में, बट धीरे धीरे जैसे तुम्हारा प्रेस्बायोपिक एज पे आ रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, एसी बाई ए रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि एकोमोडेशन करने का थोड़ा जरूरत इंक्रीज हो रहा था इसी वजह से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल भी जरूरत है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही जनरली दोनों चीज को कंट्रोल कर रहा है, एक सिलियरी मसल्स को भी कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ साथ एक्स्ट्राकुलर मसल्स को भी कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए अब लेंस का स्टडी बता रहा है कि रिस्पॉन्स टू द प्लस एंड माइनस लेंस लिनियरली जनरली सारा पेशेंट में सेम दिखाया जाता है 90% सब्जेक्ट में, इसीलिए लेंस का स्टडी लिनियर स्टडी बता रहा है। स्टिमुलस ऑफ एसी बाई रेशियो कैसे स्टिमुलेशन हो रहा था, स्टिमुलस टू एकोमोडेशन हो रहा था तुम्हारा व्यूइंग डिस्टेंस चेंज होने से, नियर देखने से हम लोगों को एकोमोडेशन ज्यादा लग रहा था, डिस्टेंस पे देखने के लिए हम लोग एकोमोडेशन कम लग रहा था। उसके साथ साथ न्यूरल रिस्पॉन्स हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस को दोनों को कंट्रोल कर रहा था। मोटर रेस्पॉन्स मतलब जो मीडियल रेक्टस मसल है उसका जो रेस्पॉन्स है उसके थ्रू भी एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस दोनों कंट्रोल हो रहा था। रेस्पॉन्स टू द एसी बाई रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं मेजर द एक्चुअल कन्वर्जेंस रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्चुअल एकोमोडेशन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो कितना एकोमोडेशन की वजह से कितना कन्वर्जेंस हो रहा था उसी को एसी बाई रेशियो के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे। स्टिमुलेशन कितना क्यों जरूरत है एसी बाई रेशियो का, रीजन यही है कि एक प्रैक्टिकल क्लिनिकल पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर लो एसी बाई रेशियो हुआ उस टाइम पे हम लोग आइदर सोच सकते हैं किसी पेशेंट को कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी हो सकता है या तो किसी पेशेंट को डाइवर्जेंस इंसफिशिएंसी हो सकता है। अपोजिट वे में किसी पेशेंट का अगर हाई एसी बाई रेशियो हुआ उस टाइम पे क्या सोच सकते हैं हम लोग, किसी पेशेंट को तुम्हारा या तो कन्वर्जेंस एक्सेस हो सकता है या तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक्सेस हो सकता है, इसीलिए इसका जरूरत है। उसके साथ साथ एसी बाई रेशियो का क्लिनिकल इंटरवेंशन, जैसे कोई चश्मे दे दिया हम लोगों ने, चश्मे का करेक्शन या तो ड्रग्स साइक्लोपैथी करेक्शन और रिफ्रैक्टिव सर्जरी या तो ऑर्थोप्टिक्स एक्सरसाइज से हम लोग वो जो एसी बाई रेशियो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इस एग्जांपल में देख सकते हैं किसी पेशेंट का +3 का हाइपरमेट्रोपिया था, उसी पेशेंट में अगर एसी बाई रेशियो तुम्हारा 5 हुआ तो एक्चुअल एकोमोडेशन कितना चाहिए होता है, एक्चुअल एकोमोडेशन चाहिए था 3 डायप्टर, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया था बोल के, बट कन्वर्जेंस कितना इंड्यूस होगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा 5 टाइम मोर, क्योंकि एसी बाई रेशियो था 5। इसी पेशेंट में अगर हम लोगों ने +3 का करेक्शन दे दिए तो फिर कन्वर्जेंस का जरूरत होगा, कन्वर्जेंस डिमांड उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसो डेविएशन जो होता है, इसो डेविएशन इसीलिए ज्यादा हो रहा था प्लस के टाइम पे, क्योंकि कन्वर्जेंस ज्यादा करना पड़ रहा था हाइपरमेट्रोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो फिर उसका कन्वर्जेंस भी कम होगा, कन्वर्जेंस कम होने से उसका तुम्हारा इसो डेविएशन है वो भी कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़े कि इफेक्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स किस तरीके से हम लोग एसी बाई रेशियो को रिड्यूस कर रहा था। उसके साथ साथ ड्रग्स जैसे कि पैरा सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग जो होता है वो क्या कर रहा था, इंक्रीज सिलियरी मसल सेंसिटिविटी और मेजरमेंट करने की वजह से एसी बाई रेशियो का डिक्रीज हो जा रहा था। अपोजिट वे में साइक्लोपेथिक जो ड्रग्स होता है, क्योंकि साइक्लोपेथिक ड्रग्स क्या करता है, एकोमोडेशन को रिलैक्स कर दे रहा था, इसके वजह से एसी बाई रेशियो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा टेम्पोरली।
यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम पे देख सकते हैं कि इस डायग्राम पे हम लोग देख रहे हैं कि पार्शियल जो साइक्लोपेजिया हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, वेरी हाई एसी बाई रेशियो। जैसे देखो, जब साइक्लोपेजिक इफेक्ट स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे एसी बाई रेशियो बहुत पीक में पहुंच जा रहा था। अपोजिट वे में जब एसी जो धीरे धीरे जब डायलेटेशन खत्म हो जा रहा था, धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल एसी बाई रेशियो में आ जा रहा था। तो जब कभी भी कोई भी पेशेंट को हम लोग एसी बाई रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें श्योर रखना है कि उस पेशेंट में साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन हुआ नहीं है अभी रिसेंटली, तभी हम लोग एसी बाई रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एकोमोडेशन एंड रिलेटिव कन्वर्जेंस क्या होता है? रिलेटिव एकोमोडेशन मतलब एबिलिटी टू चेंज एकोमोडेशन व्हेन मेंटेनिंग बाइनोकुलर विजन। अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें पर्टिकुलर कन्वर्जेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एकोमोडेशन को चेंज कर रहे थे बट कन्वर्जेंस सेम रह रहा था। तो इसको हम लोग प्लस या माइनस लेंस से देख सकते हैं, जिसको पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन। नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन हम लोग प्लस लेंस से मेजर कर रहे थे, पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन हम लोग माइनस लेंस से देख रहे थे। रिलेटिव कन्वर्जेंस क्या होता है? रिलेटिव कन्वर्जेंस पे हम लोग एकोमोडेशन को चेंज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रिज्म से कन्वर्जेंस का डिमांड को इंक्रीज कर रहे थे या तो डिक्रीज कर रहे थे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूजनल कन्वर्जेंस क्या होता है? फ्यूजनल कन्वर्जेंस इज अ वर्जेंस मूवमेंट दैट मेंटेन सिंगल विजन बाय करेक्टिंग स्मॉल ऑकुलर मिसअलाइनमेंट। थोड़ा सा आई में मिसअलाइनमेंट हुआ, थोड़ा सा आई में स्क्विंट हुआ, उस चीज को ठीक करने के लिए जो कन्वर्जेंस कर रहे थे उसी को बोल रहे थे फ्यूजनल कन्वर्जेंस। फ्यूजनल कन्वर्जेंस नाम से पता चल रहा है कि हम लोग फ्यूज करने की जरूरत है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है दोनों ऑब्जेक्ट को एक देखने की जरूरत है, यही फ्यूजनल कन्वर्जेंस का काम है। आई स्ट्रेन इंटरमीडिएट डिप्लोपिया कन्वर्जेंस सफिशिएंसी के केस में फ्यूजनल कन्वर्जेंस थोड़ा सा कम होता है, इसके लिए हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस या नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस के थ्रू बेस आउट या तो बेस इन प्रिज्म के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। अपोजिट वे में प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस मतलब डिस्टेंस में देखने के लिए हम लोग आई बाहर की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ज है, ऐसे पास में देखेंगे तो क्या होगा, आई हम लोग को कन्वर्ज हो जा रहा था, तो इसी चीज को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को नियर के लिए देख रहे उसके लिए इंपॉर्टेंस है, उसके साथ साथ नियर इसोडेविएशन है वो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग देखने के लिए। इस इमेज पे हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से डार्क और लाइट फेस पे हम लोगों का जो तुम्हारा प्यूपिल का डायमीटर था कैसे चेंजेस हो रहा था, और उसके साथ साथ जो नियर विजन है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल कैसे हो रहा था। जैसे डार्क हो रहा था उस टाइम पे क्या हो जा रहा था, प्यूपिल डायलेट हो जा रहा था। प्यूपिल डायलेट होने की वजह से क्या हो रहा था, तुम्हारा जो एंट्रेंस लाइट जो था वो बहुत ज्यादा आई के अंदर आ रहा था। अपोजिट में जैसे लाइट हुआ उस टाइम पे तुरंत कॉन्स्ट्रिक्शन हो जा रहा था, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा था, और कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद फिर से डायलेटेशन होना स्टार्ट कर रहा था अगर डार्कनेस की तरफ जा रहा था। अपोजिट वे में नियर रिएक्शन टू द विजन भी इसी तरीके से हो रहा है, जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे तो उसके लिए हम लोग को लाइट का जरूरत है, लाइट है तो फिर प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नियर रिफ्लेक्स के साथ कैसे लिंक्ड है। तो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे जनरली तीन चीज हो रहा था एक साथ, जिसको नियर ट्राइड बोल रहे थे, हम पहले क्लास में पढ़े थे इसके बारे में कि एकोमोडेशन हो रहा था, साथ साथ में कन्वर्जेंस हो रहा था, और उसके साथ साथ मियोसिस हो रहा था, मतलब प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जा रहा था। और नियर मियोसिस थोड़ा सा स्लो होता है। मान के चलो कोई तुमने लाइट मारा कोई आंखों में, तो क्या होगा, प्यूपिल तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, और उसका लाइट हटा दिया तो तुरंत डायलेट कर देगा। बट अपोजिट वे में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नियर के लिए देख रहे थे तो फिर आई धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अपोजिट वे में जैसे हम लोग व्यूइंग डिस्टेंस चेंज करेंगे, देखने का डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो प्यूपिलरी डायलेटेशन भी जो होगा वो स्लोली होगा। तो इसके थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं कि क्रैनियल नर्व थर्ड का कैसा फंक्शन है, कोई एकोमोडेशन डिसऑर्डर है कि नहीं है, कोई पेशेंट को कन्वर्जेंस डिसऑर्डर है कि नहीं है, प्रेस बायोपिया हो रहा है किसी पेशेंट को, या एड्स प्यूपिल, उसके साथ साथ आर्गन रॉबर्टसन प्यूपिल है कि नहीं है, इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। इसके बाद डिस्कस करते हैं चैप्टर 4। कोई भी डाउट हो तो मेरा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।